बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त शहर इक़्तिदार से कुछ बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और जैसे जैसे सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, हुकूमत के लिए और अपोजिशन के लिए मुश्किलात में इजाफा नजर आ रहा है। एक जानिब तो इत्तहादियों के हवाले से मामलात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं और काफ लीग की उम्मीदों पर नवाज शरीफ ने हतमी फैसला देकर पानी फेरा है, उसकी डिटेल्स रखनी है। तो वहीं दूसरी जानिब वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी ओहदा छोड़ने पर रजामंद हो चुके हैं। अफवाज पाकिस्तान के साथ महाज आराई और अगर उन्हें निकाला जाता है तो वो फौज के मामले के ऊपर क्या मौक़िफ़ रखेंगे, फौज की साथ किस तरह के ताल्लुकात होंगे अगर माइनस इमरान हो जाता है, इमरान खान निकल जाते हैं। इस मामले के ऊपर भी इमरान खान ने अब खामोशी तोड़ दी है और आने वाले वक्त के हवाले से बड़ा अहम और वाज़ेह इंदिया दे दिया है कि वो आने वाले वक्त के अंदर करने क्या जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मैं अब आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दूं। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक जानिब तो आज आपके सामने है कि किस तरह से स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया और अब इजलास जो है वो 28 तारीख को शाम 4 बजे यानी कि सोमवार के दिन होना है और इसमें इमरान खान यही चाहते थे कि इमरान खान का 27 मार्च का जलसा पहले हो और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पेश हो अगर उसकी नौबत आती है, अगर तो वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन जो है उसकी तरफ से भी मामलात जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं और हुकूमत भी बैक टू बैक अपनी इनिंग्स जो है वो खेल रही है। इमरान खान हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत बच जाए, नाराज अरकान को भी वक्त दिया जा रहा है, इसलिए टाइम भी बाय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कोई आज अच्छे रिमार्क्स नहीं आए हुकूमत के लिए, खैर उस पर भी हम आते हैं और उसके हवाले से भी डिटेल्स रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं, एक एक करके सारी खबरें मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यह भी बता दूं कि जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए आईनी तरमीम बिल स्पीकर कौमी असम्बली को पेश कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 28 मार्च को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का आईनी तरमीमी बिल भी लाया जाएगा। तो हुकूमत ने एक और कार्ड खेला है और जारी बात है हुकूमत इस तरह से जाते जाते कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर करना चाहती है जो उसे आइंदा इलेक्शन के अंदर मदद फराहम करे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि जनूबी पंजाब सूबे के लिए काफ़ी अरसे से काम कर रही थी, अब जब उसे नजर आ रहा है कि मामला डामाडोल है तो ये सूरत हाल किस तरफ को जा रही है ये भी देखना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने ये आईनी तरमीमी बिल पेश कर दिया है ताकि हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना रहे। अगर गंदी भी होती है इस मामले के अंदर जनूबी पंजाब की आवाम के सामने तो अपोजिशन हो। ये शाह महमूद कुरैशी का एक अच्छा पॉलिटिकल मूव है और आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल उन्होंने ऐसी चाल चली है इस पूरे की पूरी बाजी पर, शतरंज की बाजी पर, जिसने अपोजिशन को भी अब हैरान कर दिया है कि इस वक्त पर आईनी तरमीमी बिल का आना क्या मकसद रखता है। इस सब में एक जानिब तो मरियम नवाज ने भी खामोशी तोड़ी और मरियम नवाज ने कहा है कि तैयार हो जाओ और सीट बेल्ट बांध लो, पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। खैर ये इस पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए मकाम मौत है और हमारे लिए मुज़क्का खेज़ है। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है आओ तुम्हें वापस पाकिस्तान के मज़े चखाते हैं, जहाँ पर खाता है तो लगाता भी है कि नारे लगते थे, जहाँ पर आपकी इज्जत और गैरत के सौदे किए जाते थे, जहाँ पर आलमी रहनुमाओं के सामने आंखें नहीं उठाई जाती थीं क्योंकि वो माई बाप होते हैं, क्योंकि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते थे, दुश्मन की फौज को अच्छा कहा जाता था। आए उस वापस पुराने पाकिस्तान के अंदर लैंडिंग के लिए तैयार हो जाए तो पूरी कौम सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि इस जहाज की जो ऑपरेटर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने नारा लगा दिया है कि अपनी अपनी सीट बेल्ट जो है वो बांध दी जाए। अब तहरीक अदम एतमाद में नंबर गेम के हवाले से कौमी असम्बली इजलास में शहबाज शरीफ साहब हिमायत मांगते भी पाए गए हैं और उन्होंने मैं आपको ये बताऊं कि जमात इस्लामी के रुकन से हिमायत मांगी और नंबर्स पूरे करने के लिए एक एक रुकन के तरले किए जा रहे हैं, जिस पर मौलाना अब्दुल करीम चित्राली ने कहा कि आप सिराजुल हक से कहें वो मुझे फ़ोन करें। और
इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि शहबाज शरीफ के दरमियान और जमात इस्लामी के रुकन के दरमियान जो मुकालमा हुआ है उसमें कहा कि आप अपोजिशन इजलास में क्यों नहीं आए, आपको हमारे साथ खड़े होना चाहिए था। जिस पर मौलाना अब्दुल करीम चित्राली ने कहा कि आप अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से कहें, वो मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। इस सारी की सारी सूरत हाल में 162 अरकान हैं और ये कहना कि 152 आई ये गलत होगा। 159 अरकान जो हैं वो अपोजिशन के यहाँ पर आए थे। एक पीपल्स पार्टी के हैं वो दुबई में हैं, वो आ जाएंगे। दूसरे नाज़रीन कराम अली वज़ीर हैं जिसे प्रोडक्शन ऑर्डर जिसके जारी नहीं किए जाने का इम्कान तो वो भी नहीं आएगा। और एक ये सिराजुल हक साहब के और जमात इस्लामी के MNA हैं। तो 2 MNAs आप समझ सकते हैं कि 162 का अगर उनका ऑफिशियल फिगर है, 160 इस तहरीक अदम-ए-एतमाद में उनके पास हैं, बाकियों के लिए प्रॉब्लम्स हैं। अब हुकूमत के भी कुछ नाराज़ अरकान जो हैं नाज़रीन कराम वो वापस आ रहे हैं और आपके सामने है कि किस तरह से डेढ़ साहब जो हैं वो वापस आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान से नाराज़गी है लेकिन मैं वापस आया हूँ। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि कल तक 4 मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएंगे और फजल ढांडला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापसी का ऐलान करेंगे। और इस सब के अंदर अपोजिशन के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इस वक्त परेशान हो चुके हैं क्योंकि कल हमारे 4 मुनहरिफ अरकान ने वापस आना है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये फिगर 5 पे चला जाएगा। डेढ़ साहब जो हैं वो जारी बात है वो पहले ही कह चुके हैं, दरमियान में है वो, तो उनके भी वापस आने के बहुत ज़्यादा इम्कान है। तो मुनहरिफ अरकान के हवाले से हुकूमत को एक जानिब तो ये तमाम तर चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन अब मामला यह है नाज़रीन कराम के अहमद हसन डेढ़ भी 3 माह बाद कौमी असम्बली वापस पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि हुकूमत के साथ हूं, तहरीक इंसाफ के साथ नाराज़गियां ज़रूर हैं लेकिन इस कड़े वक्त पर मैं अपने वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ दूंगा। मैं ना सिंध हाउस किया ना मैंने ऐसा कोई मामला किया। तो ये तमाम तर चीज़ें भी इस वक्त ऑन द ग्राउंड हो रही हैं। अब ज़रा इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं और जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन कराम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और नवाज शरीफ के हवाले से वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मुत्तहिदा अपोजिशन के इम्तिहान के हवाले से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता दूं। इस वक्त नवाज शरीफ ने पंजाब की वजारत आला काफ लीग को देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है और इस सब में आसिफ अली जरदारी वजारत आला काफ लीग को देने के हामी हैं, जबकि नवाज शरीफ ने बिलाखिर इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और अपोजिशन जो है उसमें टूट फूट अब इंटरनल इमरान खान को बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। मैं ये पूरा सिनेरियो आपको समझा देता हूं, पहले आप खबर सुन लें। हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन के दरमियान मामलात डेडलॉक का शिकार हैं और डेडलॉक के बायस हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से भी फैसले में ताखीर हो रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने मुत्तहिदा अपोजिशन को इम्तिहान में डाल दिया और मरियम नवाज ने भी वालिद के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने पंजाब की वजारत आला काफ लीग को देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी और मौक़िफ़ में कहा कि वज़ीर आज़म को हटाकर पंजाब में तब्दीली आसान होगी। और ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी वजारत आला काफ लीग को देने के हामी थे और उन्होंने वाज़ेह किया था कि इत्तेहादी बिला वजह छोड़कर नहीं आएंगे। आसिफ जरदारी का कहना था कि अगर काफ लीग को वजारत आला ना मिली तो पीपल्स पार्टी एतमाद से पीछे हट जाएगी। याद रहे कि काफ लीग को अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वजारत आला की पेशकश की गई थी, लेकिन अब इस सारे के सारे मामले में नून लीग भी यही सोच रही है कि एक जानिब अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ को बना दिया गया, जानते तो वो भी डीप डाउन हैं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मामलात तो शहबाज शरीफ ठीक नहीं कर पाएंगे। नीचे सब मजे लेंगे, इक्तदार के वजारतें सब में बंटेंगी, लेकिन एंड पे जो लान तान है वो नून लीग को मिलेगी। इधर काफ लीग इनकी जड़ों में बैठेगी, काफ लीग और नून लीग के पंजाब के फड्डे में फायदा एट द एंड जरदारी साहब ले जाएंगे। और ओवरऑल भी अगर इमरान खान की जमात जो है वो अपने आप को रीग्रुप नहीं कर पाती और इस वार से अपने आप को नहीं बचा पाती और उसके बाद जारी बात है उन्हें वापस एक्शन में आते हुए टाइम लगता है, तो ओवरऑल मुल्क के अंदर आसिफ अली जरदारी की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, पूरा मामला उनके लिए क्लियर हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो इनके लिए आपसी इख्तलाफ बन रहे हैं। तो आप एक तरफ से कह सकते हैं कि दोनों साइड्स पर प्रॉब्लम्स भी हैं, दोनों साइड्स पर कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन दोनों साइड के ऊपर अपनी इंटरनल रिफ्ट्स, और सारी बात है पीटीआई को बागी अरकान का मसला है, मुत्तहिदा अपोजिशन जो है उसे भी बागी अरकान, अपने अरकान के अलावा अब जो इस वक्त इत्तेहादी हैं वो सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड है और इत्तेहादियों से बड़ा नाज़रीन कराम
ट्रम्प कार्ड कोई भी नहीं है इस वक्त पूरे के पूरे सिनेरियो में। अब इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं नाज़रीन किराम कि इस वक्त सदारती रेफरेंस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं जो कि हुकूमत के लिए बड़े कंसर्निंग होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है कि रेफरेंस वापस भेज दें। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने यह समाअत की है। आज अटॉर्नी जनरल ने सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक अपने दलाइल दिए। इस दौरान उन्हें जजेस साहिबान की जानिब से सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आर्टिकल 63 नशिस्त खाली होने का जवाब फराहम करता है। क्या आर्टिकल 63A से इनेराफ पर आर्टिकल 62(1)(f) लगेगा? जस्टिस जमाल खान ने रिमार्क्स दिए कि कोई रुकन वोट डालने के बाद इस्तीफा दे दे तो क्या होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि भारत में एक रुकन ने पार्टी के खिलाफ वोट देकर इस्तीफा दिया था। भारतीय अदालतों ने मुस्ताफी रुकन को मुनहरिफ करार दिया। पार्टी से इनेराफ पर किसी की हौसला अफजाई नहीं की जा सकती क्योंकि यह आइन से भी इनेराफ है। जस्टिस जमाल खान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि लूटों की सपोर्ट करने वाला मैं आखिरी शख्स हूंगा। पार्टी से इनेराफ करने वाले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन मौजूद है। कोई चोरी करने वाले का साथ जाए तो क्या होगा? सदर मुमलिकत को ऐसा मसला क्या है जो राय मांग रहे हैं? सदर के सामने ऐसा कौन सा मवाद है जिस पर सदर ने हमसे यह सवाल पूछा और यह रेफरेंस दायर किया? जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सदर पाकिस्तान ने आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते। मुमकिन है कि रेफरेंस वापस भेज दें। बाद अज़ां केस की समाअत पीर की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल पीर को अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, यानी कि आज सख्त आगे से आप कह सकते हैं कि दलाइल का भी और दूसरी जानिब से रिमार्क्स जो हैं ये फैसला नहीं होता रिमार्क्स से, इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। लेकिन ये तमाम तर चीजें हैं। इससे कबल समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि पार्लियामेंट में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें होती हैं। मखसूस नशिस्तें पार्टी की जानिब से फहरिस्त पर मिलती हैं। इन अरकान ने अवाम से वोट नहीं लिया होता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का कहना था कि आइन में कहीं वाज़े नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं, ताहम खयानत की कुरान में बहुत सख्त सजा है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मखसूस नशिस्तों वाले अरकान भी सिंध हाउस में मौजूद थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि आपके मुताबिक पार्टी को वोट ना देने वाले खयानत करते हैं। क्या कोई रुकन डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि क्या मेंबरशिप फॉर्म में रुकन डिक्लेरेशन देता है कि डिसिप्लिन का पाबंद है, और इस सब के अंदर अगर तो ऐसा है तो इस सूरत में यह खयानत तसव्वुर होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में कहीं वाज़े नहीं कि पार्टी से वफादार रहना या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि वजीर आजम ने अपने ओहदे का हलफ उठाया होता है। क्या कोई रुकन वजीर आजम पर अदम एतमाद का इजहार कर सकता है? अगर वजीर आजम आइन की खिलाफ वर्जी करे तो क्या रुकन कौमी असम्बली फिर भी साथ देने का पाबंद है? ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो कि चीफ जस्टिस और दीगर जस्टिस साहिबान की तरफ से सख्त पूछे गए हैं। अब जिस पर अटॉर्नी जनरल ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी टिकट अपने एक सर्टिफिकेट है जिस पर इंतखाबी निशान मिलता है, जबकि वजीर आजम और रुकन असम्बली के हल्फ में फर्क है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि वोटर इंतखाबी निशान पर मोहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। पार्टी निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। तो इस वक्त नाज़रीन किराम जस्टिस साहिबान की तरफ से यह चीज तो मानी जा रही है कि पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं, लेकिन जाहिर बात है कुछ सख्त रिमार्क्स और सख्त सवालात जो हैं और टेक्निकल क्वेश्चन जो हैं उनका जवाब देना होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सोमवार को दोपहर 1 बजे, और सारी नजरें उनके दलाइल पर हैं कि वो किस तरीके से अहसन तरीके से इस चीज को लेकर चलते हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम कुछ और चीजें मैं आपके सामने रख दूं। वजीर आजम इमरान खान ने कुछ एंकर साहिबान को बुलाया। ये मीटिंग चलती रही, ये मीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड थी। इसमें कुछ वज़रा भी शामिल थे, 3-4 विफाकी वज़रा। मेरी कुछ इस मीटिंग में मौजूद एंकर से भी बात हुई है, और चूंकि ये मीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड बताई गई और एंड पर कहा गया कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, तो इसकी बातें उस तरह से सामने नहीं आएंगी। और इसमें कुछ वज़रा से भी मेरी बात हुई है और जो यहाँ पर मौजूद थे, और कुछ एंकर्स से भी बात हुई है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इमरान खान इस वक्त सोच क्या रहे हैं। फौज के साथ महाजराई के हवाले से इमरान खान कह रहे हैं कि इसका नुकसान हमेशा पाकिस्तान को होता है। फौज को जब भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो मुल्क सफ़र करता है, हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यानी कि इससे आप ये एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि अगर इमरान खान को निकाला भी जाता है
ہے تب بھی عمران خان کسی بھی صورت اس ساری کی ساری صورتحال میں عمران خان کبھی بھی فوج کے خلاف شاید محاذ آرائی نہ کریں، اور جس طرح کا ایک پرسیپشن بن رہا ہے کہ انہیں نکالنے کے پیچھے پاکستان کی افواج ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اقتدار چھوڑنے کو تیار ہوں لیکن سمجھوتا کیے بغیر، کوئی معاملات کے اوپر میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا، میں اقتدار چھوڑنے کے لیے بالکل ریڈی ہو چکا ہوں۔ اور عمران خان کی باڈی لینگویج بھی یہ بتا رہی تھی اب وہ دونوں پاسبلٹیز کے لیے تیار ہیں، وہ اقتدار میں رہنے کے لیے بھی تیار ہیں اور اقتدار چھوڑنے کے لیے بھی عمران خان مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں۔ اور اس سب کے اندر عمران خان جو ہیں وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کنڈیشنز کیا ہیں، اور ظاہری بات ہے کیا اقتدار چھوڑنے سے ان کی مراد استعفیٰ ہو سکتا ہے۔ یہ سارے وہ اسپیکٹس ہیں جن کے اوپر بہت سی کلیئرٹی ابھی درکار ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔